Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 मैग्नेटाइजेशन टॉपिक है। ग्रिफिथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट टॉपिक बनता है और डिफरेंट और भी बुक्स हैं रिकमेंडेड जो प्रोफेसर रिकमेंड करते हैं। तो बुक कोई भी हो टॉपिक सेम ही रहते हैं, बस शफलिंग हो जाती है, कभी 7 चैप्टर, कभी 6, कभी 8 इधर उधर होते हैं, लेकिन टॉपिक की थियरी सेम रहती है। तो इसमें हम आज मैग्नेटाइजेशन के कुछ बेसिक्स को कवर करेंगे, जैसे इसकी हिस्ट्री, शॉर्ट से हिस्ट्री देख लेंगे, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, टाइप्स हैं, इसकी कौन कौन से टाइप्स ज़रूरी हैं, कौन सी टाइप्स का नाम याद रखना बस काफ़ी है। फिर इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि ऐसी कौन सी मशीन्स हैं, ऐसी कौन सी मोटर्स हैं, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, जिनका यूज़ हमारी डेली लाइफ में हो रहा है और हम उसमें मैग्नेटिज़म के या मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस को, फिनोमेना को यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल हैं, हमें बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। एंशिएंट ग्रीक्स। अब एंशिएंट ग्रीक यहाँ पे लिखा हुआ है तो डेफिनेटली इसका ताल्लुक़ एंशिएंट ग्रीक से होगा, यानी कि जो कदीम लोग थे, ग्रीक्स थे, यूनानी जिन्हें कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इल्म में बहुत ज़्यादा आगे थे, बहुत ज़्यादा मुसलमानों के बाद जब इल्म चला गया था यूरोप में, तो उन्होंने वर दी फर्स्ट persons or we can say peoples। सबसे पहले इन्होंने कदीम यूनानियों ने ये फ़लसफ़ा दिया था, ये आइडिया दिया था कि उनके पास उन्होंने एक मटेरियल, उनके पास था मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल इन्वेंट किया था जो कि दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता था। तो इसी को बेस बनाकर उन्होंने मैग्नेटिज़म का आइडिया जनरेट किया, जिस पे फर्दर अभी तक वर्क हो रहा है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पे काम किया, जिन्हें फादर ऑफ मैग्नेटिज़म कहा जाता है, वो हैं सर विलियम गिलबर्ट। तो सर विलियम गिलबर्ट, इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड के लिए, इस फील्ड की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। इनकी बुक जो कि पब्लिश हुई थी 1600 में, दी मैग्नेट क्यों, इसलिए क्योंकि वो फिजिशियन भी थे, फिलोसफर थे और बेसिकली वो इंग्लिश थे, यानी कि वो ब्रिटिश थे, तो इस वजह से वहाँ पे ये दी की जगह, टी की जगह ये दी यूज़ ज़्यादातर होता है। तो ये उनकी बुक है, आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट से, कहीं भी किसी जगह से। तो यहाँ पे हिज ग्रेटर अकम्प्लिश वाज द डिस्कवरी ऑफ द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी में उनकी बहुत सारी अकम्प्लिशमेंट्स रही हैं, उनके बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रही हैं। तो इस वजह से इसी काम की बेस पे उन्हें फादर ऑफ मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो क्या है हमारा इंट्रोडक्शन, जहाँ इसे हम डेफिनेशन कह सकते हैं। तो डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इसको बस आप अंडरस्टैंड कर लें तो बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसको अब देखते हैं। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट इज़ द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स। ठीक है, अब मैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि किसी भी मटेरियल पे अप्लाई किया जाता है। अब आपने ये नहीं समझना कि मैग्नेटाइजेशन होती है एक प्रोसेस है। ये मैग्नेटाइजेशन एक इटसेल्फ प्रोसेस है जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स पे, डिफरेंट सब्सटेंसेस पे जो हमारे पास होती हैं, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर वगैरह, इन पे अप्लाई किया जा सकता है। तो अब ये देख लें, मैग्नेटाइजेशन इज़ द डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है गाढ़ापन। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट को ले लें, जैसे अगर आप ले लें वाटर को और इसका कंपेयर करें हनी के साथ, ठीक है, तो डेंस कौन सा ज़्यादा होगा? डेफिनेटली डेंस ज़्यादा वो है हनी है।
ये ज़्यादा डेंस है ये ज़्यादा डेंस है। और ये इस अगर हम वाटर है, वाटर की स्पीड को चेक करें, ये 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है। वहीं पे जो हनी है इसकी डेंसिटी क्या होगी 0.5 समथिंग, यहाँ 0.8 एंड 9 समथिंग। तो यानी कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी से मुराद क्या है कि हनी के जो अंदर पार्टिकल्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जितनी ज़्यादा। अब एक कमरे में एसी लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे 2-3 बंदे बैठे हुए हैं, उसमें कूलिंग ज़्यादा होगी, या जहाँ पे 20-25 बैठे हैं वहाँ पे कूलिंग ज़्यादा होगी। डेफिनेटली जिस कमरे में डेंसिटी ज़्यादा है अफराद की, जहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पे कूलिंग कम करेगा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है, यानी कि क्वांटिटी बढ़ गई है, स्पेस कम हो गई है। और अगर आप देखें कि वहाँ से निकलना हो तो 2-3 बंदे जल्दी निकल जाएंगे, या 25-26 जो है उनको निकलने में टाइम लगेगा। डेफिनेटली जो 25-26 बंदे एक रूम में छोटे से में बैठे हुए हैं तो उनको निकलने में टाइम लगेगा, उनकी स्पीड थोड़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू अदर जो रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ वापस आए थे। डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। अब मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? टाइनी सा, छोटा सा, वो नन्ना मुन्ना सा एक ये होता है पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिकल सेंस में, यानी कि हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसके अंदर करंट जा रहा है। हम कोई पढ़ा लिखा हुआ तो कहता है कि भी नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो हम कभी भी उसको विद नेकेड आई नहीं दे सकते, वी मस्ट यूज़ माइक्रोस्कोप। हमें माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखना पड़ेगा। तो इसी तरह जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, वहाँ पे ये मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, ठीक है, डेट आर इंड्यूस्ड इन ए मैग्नेटिक मटीरियल। अच्छा देखें, मैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डेंसिटी को, उनकी क्वांटिटी को इंड्यूस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जनरेट कर देते हैं, पैदा कर देते हैं इन ए मैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, व्हेन इट इज़ प्लेस्ड नियर अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब उसे मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे प्लेस नियर अ मैग्नेट, जब किसी भी मैग्नेट को करीब रखा जाएगा उस एलिमेंट के, उस सब्सटेंस के, तो ही वो ये फिनोमेना वहाँ पे जनरेट हो सकता है, तब ही वहाँ पे ये अमल हो सकता है। तो लाजमी नहीं है कि सिर्फ मैग्नेट रखा हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो भी ये प्रोसेस कैन बी डन, ठीक है, तो फिर भी ये प्रोसेस हो सकता है। अब देखिए, मैग्नेटाइजेशन इज़ द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, यानी कि एक ऐसा अमल जिससे जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डेंसिटी को हम इंड्यूस करवाते हैं इन्हें मैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हम इस मूव ऑन होते हैं इसके टाइप की तरह। ये देख लें, ये यहाँ पे इसकी छोटी सी एक पिक्चर दी हुई है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि ये रेत है, ये रेत के पार्टिकल्स हैं, और ये रेत के पार्टिकल को अपनी तरफ ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ठीक है। सो आगे इसके टाइप्स हैं। वैसे तो बेसिकली इसकी 6 टाइप्स हैं, लेकिन हमारे कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंगली सिर्फ 3 देखनी है। जैसे डायमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिज्म है, और इसी तरह सुपर पैरामैग्नेटिज्म है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है, और एंटी फेरी मैग्नेटिज्म है। तो सिर्फ ये 3 डेफिनेशंस हमारे कोर्स में है। तो अब देखते हैं सब फर्स्ट पे हमारे पास जो है डायमैग्नेटिज्म। अब डायमैग्नेटिज्म क्या है? अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जाता है, उसको परमानेंट या आर्जी
या मुश्किल या आर्जी तौर पे उसको मैग्नेट बनाया जाता है, जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। अच्छा, अब मैग्नेटिक मटीरियल आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ऊपर डेफिनेशन में बात की थी व्हेन प्लेस्ड नियर अ मैग्नेटिक मैग्नेट। तो मैंने वहाँ मेंशन किया था कि लाजमी नहीं है नियर मैग्नेट के करीब रखा जाए, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल हुए जो कि रिपेल होते हैं बाय मैग्नेट, यानी कि जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब ये देख लें, ये मैंने लिया है एक मैग्नेट, ये मेरे पास है सब्सटेंस, एलिमेंट, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं, ये मेरे पास गोल्ड है। अब गोल्ड है, मैं ये मैग्नेटिक है, यहाँ मैं कह लूँगा ये मैग्नेट है, ये मैं यही ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाया। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ये गोल्ड की जो इनिशियल लोकेशन वो ये है। अब मैं चाह रहा हूँ गोल्ड की लोकेशन वो यहाँ हो जाए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अब जब मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा डेफिनेटली मुझे इसको यहाँ से पुश करके इधर लाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको पुश करके इधर की तरफ ट्रैवल करवाऊँगा तो क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इसको रिपेल करेंगी, यानी कि अपने करीब नहीं आने देंगी, और ये भी करीब नहीं आएगा, यानी कि ये इन दोनों की जो फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगी, यानी कि इस तरह दोनों की होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ट्रैवल करेगी और ये गोल्ड की फील्ड ऑफ लाइन इस तरफ ट्रैवल करेंगी, यानी कि एक दूसरे को धकेल लेंगी, अपने करीब नहीं आने देंगी। जहाँ जैसे यहाँ पे मेंशन है, अब ये यहाँ पे साउथ पोल है, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे कोई भी मटेरियल रखा हुआ है। अब मटेरियल है यहाँ पे जो मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। अब मटेरियल के अंदर से नहीं गुजर रही, क्यों नहीं गुजर रही? क्योंकि वो गुजरने नहीं दे रहा, और उसके परे से यानी कि उससे हट के यहाँ से गुजर रही हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, बस इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें। इसको एग्जाम में अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, एज इट इज डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं होती, बस समझना होता है, समझना लाजमी होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड फील्ड क्रिएट्स एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन दैम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो मैंने बात आपको समझाई है वही एज इट इज़ लिखी हुई है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स होगी। रिपल्सिव फोर्स कैसे, ऊपर ये इधर रिपेल करेगा और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज वन हुज एटम हैव नो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा समझने वाला। अब हर किसी मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाया जा सकता, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एंटीमनी है, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनके एटम्स हैं उनको परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल उनके पास नहीं होते, उनको हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते किसी भी सूरत में। उन पे जितनी ज़्यादा भी हम स्ट्रेंथ से अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो उतनी ही स्ट्रेंथ से उसको ओपोज करेगा, यानी कि उसको रिपेल करेगा, अपने से दूर उसको करेगा। तो ये था डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म। आगे पैरामैग्नेटिज्म, अगर एक भी समझ आ जाती है टाइप, इसकी 3 टाइप्स में से एक भी समझ आती है तो आगे दूसरे को अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सामने है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म, यानी कि फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म। यहाँ पे देखें समझने में थोड़ी सी आसानी हो रही है कि मैग्नेटिज्म की एक फॉर्म है, उसकी एक शक्ल है, वेयर बाय जहाँ सम मटीरियल कुछ जो धातें होती हैं और वीकली अट्रैक्टेड बाय एन एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। अब डायमैग्नेटिज्म में क्या देखा, तो वहाँ पे तो कम्प्लीटली वो उसको रिपेल कर रहा था, यानी वो कह रहा था मुझसे दूर कर दो, इसको मेरे करीब आने ना दो, इसको परे कर दो। तो पैरामैग्नेटिज्म में क्या किया, पैरामैग्नेटिज्म में उसने कुछ थोड़ी सी कंसेशन रख दी है, ठीक है, वो कह रहा है चले ठीक है आने दो।
यानी कि अब फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की ऐसी फॉर्म है जिसमें मटेरियल क्या है, मटेरियल में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अब हमारे पास एज एग्जांपल इसमें प्लेटिनम आ जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है। अक्सर आपने लगा के देखा हो एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम की शीट्स हर घर में आजकल अवेलेबल होती हैं एल्युमिनियम फॉइल में, बल्कि कुकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कुकिंग करने वालियों को पता होगा। एल्युमिनियम फिर कभी ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे एक पिक्चर है, अब पिक्चर में कुछ लाइंस जो हैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रही हैं, ये देखिए 1 2 3 और 4, यानी कि 4 जो फील्ड ऑफ लाइंस हैं वो स्ट्रेट है, बाकी थोड़ी सी कर्व में है। अब ये कर्व में क्यों है, अब यहाँ पे देखें, ये देखें उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है फॉर्म ऑफ मैग्नेट वेयर सम मटेरियल आर वीकली अट्रैक्टेड, यानी कि वो वीकली अट्रैक्टेड है। इसका मतलब ये है कि वो कुछ हद तक इजाज़त दे रहा है कि बी फील्ड ऑफ लाइंस इस पाथ से ट्रैवल कर सकती हैं। यानी कि अगर यहाँ पे मैं एक मैग्नेट लूँ, ठीक है, ये मैंने एक मैग्नेट ले लिया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, अब यहाँ पे मैंने पहले रखा था गोल्ड, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले गोल्ड रखा हुआ था, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ प्लेटिनम रख देता हूँ। अब प्लेटिनम मैं रखता हूँ तो क्या होगा, अब मैं इसको रीलोकेट करना चाहता हूँ, इसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, इसके बहुत ज़्यादा करीब लेकर जाना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको बहुत इसके करीब लेकर जाना चाहता हूँ तो क्या होगा, अब इसकी मैग्नेट की कुछ फील्ड ऑफ लाइंस इसमें से ऐसे पास कर जाएंगी, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे और कुछ यहाँ से होके ऐसे परे से होके गुजर जाएंगी, और बिल्कुल इसी तरह ये इसका भी होगा, ये भी मटेरियल जो है इसको अपने करीब आने देगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इन दोनों मटेरियल की ये खासियत है कि इन दोनों मटेरियल की जो फील्ड ऑफ लाइंस है एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। पैरेलल मूव करने की वजह से ये एक दूसरे को इजाज़त देते हैं कि वो एक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के करीब आ सके या मैग्नेट के नियर जल्दी आ सकता है। तो ये हमारी सेकंड टाइप थी पैरामैग्नेटिज्म। तो थर्ड एंड लास्ट जो है फेरोमैग्नेटिज्म। अब फेरोमैग्नेटिज्म देख लें, तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, तो फर्स्ट 2 टाइप्स हमने देख ली कि डायामैग्नेटिज्म थी जिसमें फील्ड ऑफ लाइंस बिल्कुल उसको पास नहीं करने दे रही थी, बिल्कुल उनका टर्न ओवर बिल्कुल डिफरेंट था, उनकी कर्व लाइन बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई थी। लेकिन पैरा में क्या हुआ, पैरा में थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ी सी स्ट्रेट गुजरी नहीं, थोड़ी सी कर्व होकर गुजारा हो गया। अब फेरोमैग्नेटिज्म है द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच सर्टेन मटेरियल फॉर्म परमानेंट मैग्नेट्स और आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। नहीं समझ आई ना, अभी समझाता हूँ। द बेसिक मैकेनिज्म यानी कि एक बुनियादी सा, बहुत बुनियादी, बहुत ही छोटे बच्चों वाला एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू सर्टेन मटेरियल, ये देखें ना, अब यहाँ पे बात हो रही है सर्टेन मटेरियल, यानी कि हर कोई मटेरियल नहीं, सब कुछ नहीं, कोई ईंट पत्थर मिट्टी या कोई लोहा सोना, कोई सिल्वर, कोई कॉपर, ये नहीं, ख़ास लोग बिल्कुल स्पेशल, वो स्पेशल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, special elements have permit to make permanent magnet element, ठीक है। ये अब एलिमेंट सर्टेन मटेरियल्स हैं जिन्हें हम परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ले लिया मैग्नेट, अब आप कहेंगे मैग्नेट ही लिए जा रहे हैं सर, मैग्नेट ही लिए जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकलेंगी ना। अब किसी इलेक्ट्रिक वायर ने तो यहाँ से फील्ड ऑफ लाइन जनरेट नहीं करनी ना, तो ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक आयरन डिस्क ले लेता हूँ, ये मैं ले ली आयरन डिस्क, ठीक है। अब आयरन डिस्क ले ली, अब इसका क्या होगा कि डायामैग्नेट में जो फील्ड ऑफ लाइंस थी वो बिल्कुल कर्व हो साइड से गुजर रही थी, पैरा में थोड़ा सा उसको रास्ता मिल गया था। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो फील्ड ऑफ लाइंस है ना बिल्कुल ऐसे पास हो रही हैं, इसके अंदर से बिल्कुल ऐसे पास हो रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मटेरियल की ये खासियत है, मटेरियल की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो इजाज़त दे रहा है
कि ये इसकी फील्ड ऑफ लाइंस को इसमें से अपने अंदर से पास करवा सकता है, इसमें से गुजार सकता है। और ये किन मटीरियल्स में होती है? हमारे आयरन में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सबसे ज़्यादा होती हैं आयरन में। फिर कोबाल्ट है, निकल है, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी जो एबिलिटी होती है ना, जो अपने अंदर में से फील्ड ऑफ लाइन को स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई मूव ऑन करवा सकती हैं, गुजरने दे सकती हैं, इजाज़त देती हैं, वो ये मटेरियल होते हैं। और समटाइम्स हम कुछ मटेरियल को कर भी लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना लेते हैं, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन है ना, मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस है। नाम ही ये है कि हमें किसी भी मटेरियल को मैग्नेट बनाना है, वो आर्जी तौर पे हो या तो वो होगा टेम्परेरी या वो होगा परमानेंट। और परमानेंट मैग्नेट हमेशा बनते फेरोमैग्नेटिज्म से ही हैं, वो फेरोमैग्नेट वाले ही हमेशा परमानेंट, क्योंकि आप जितना भी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लें, जब तक मटेरियल इस बात की इजाज़त नहीं देगा, जब तक मटेरियल में एबिलिटी, ये नेचुरल प्रॉपर्टी नहीं होगी कि वो उसको अट्रैक्ट करे, तो तब तक परमानेंट मैग्नेट नहीं बन सकता। वैसे टेम्परेरी मैग्नेट के लिए फेरोमैग्नेटिज्म यूज़ होते हैं। तो ये इसके टाइप्स थी। अब हम इसकी देख लेते हैं एप्लीकेशन, कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं और हमें पता तक नहीं है। बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हम इसके डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मे भी कुछ लोगों को पता हो, और आजकल तो सभी पढ़े लिखे हैं, सबको पता होता है, कुछ भूल जाते हैं वैसे। अच्छा, अब मैग्नेटाइजेशन की अपनी कोई प्रॉपर एप्लीकेशंस नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि ये एक प्रोसेस है, किसी भी प्रोसेस की अपनी एप्लीकेशंस नहीं होती। अब इस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज्ड करते हैं, मैग्नेटिज्म उसमें प्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे हमने देखा डाया है, पैरा है, फेरो है, तो इसी तरह तीनों सब्सटेंसेस की, तीनों टाइप्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने बताया कि फेरो यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें से फील्ड ऑफ लाइन पास होती हैं। तो सबसे पहली हमारी जो है इसकी एप्लीकेशन वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क अब जैसे पुराने ज़माने में, अब भी बहुत ही रेयरली यूज़ होती हैं, लेकिन यूज़ में हैं, डिस्क्स होती हैं, सीडी डिस्क, डीवीडी डिस्क। अब उनमें जो डाटा स्टोर होता है, उनके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है, ये देखिए डिस्क है, ठीक है। अब जो डिस्क है ना, इसके अंदर जो बाइनरी डिजिट्स में डाटा सेव है, वो सोचने वाली बात है ना, कैसे सेव है। तो वो ये इसी मैग्नेटिज्म के प्रोसेस को यूज़ करके उसमें डाटा सेव किया जाता है। फिर उसके अलावा जो हमारी हार्ड डिस्क यूज़ होती हैं, हार्ड डिस्क में आपको बताता हूँ, कंप्यूटर में बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क यूज़ होती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटाइजेशन का फिनोमेना, इस ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। वो कैसे, जब कोई भी, अब ये देख लें, ये डिस्क है, हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर ना, यानी कि ये इसके रेक्टेंगल फॉर्म में होती हैं ज़्यादातर, तो इसके अंदर गोल डिस्क्स होती हैं, हार्ड डिस्क, ठीक है, वो जो मूव घूम रही होती हैं। अब जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है ना, यहाँ जब इनको इलेक्ट्रिसिटी या करंट मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स इनको घुमाते हैं, तो क्या होता है, घूमने से ना ये मैग्नेट बन जाती हैं। तो ये मैग्नेट बन जाती हैं, तो मैग्नेट जब बन जाती है ना, तो उस वक्त फिर हमारे जो डाटा है उसको प्रोसेस करवाती हैं, यानी कि हमें वीडियोस दिखाती हैं, हमारी पीडीएफ्स ओपन होती हैं, हमारी वेबसाइट्स, हमारे ब्राउज़र, वो सारा जो भी सेव डाटा हम करते हैं या हम डाटा को देख रहे होते हैं, तो वो सारा अमल इसी के थ्रू हो रहा होता है। फिर सेकेंडली आ जाते हैं जनरेटर्स। मोटर्स, ये जैसे रूटर पंप होते हैं और वाटर सप्लाई वाले पंप होते हैं। तो इन मोटर्स में क्या होता है, हम ऐसे, ये गोल सी डिस्क होती है, ठीक है, ये गोल सी डिस्क, सॉरी,
डिस्क नहीं होती, वैसे होता तो एक पूरा गोल सा होल ही है, होलो सा। अब होलो स्फीयर होता है, इसके अंदर क्या कहते हैं, यहाँ पे कॉपर की वाइंडिंग करके रख देते हैं, यहाँ पे इसकी आयरन डिस्क लगी होती हैं। कभी गौर अगर किया हो किसी ने, गौर करना चाहिए वैसे। तो अब ये क्या होता है, जब यहाँ पे इसको एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाती है ना, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी करंट मिलता है, वो इस चीज़ को घुमाता है, ये घूमती है, कुछ घूमती हैं क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती होंगी, इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। तो ये जब घूमती है ना, यहाँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है या क्लॉकवाइज घूमती है, जिस तरह भी घूमती है, तो इसके घूमने से ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। कैसे पैदा होता है कि फ्राडे लॉ है, फ्राडे कहता है कि किसी भी आप डिस्क के अंदर से अगर किसी वायर को अगर घुमाएंगे या गुजारेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, वहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमेना अकर होता है। तो ठीक है, इसी फिनोमेना पे ये मोटर्स काम करती हैं। तो इसके अलावा और इसकी है जैसे मैग्नेटिक स्टोरेज मैंने बताई है, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, जनरेटर्स हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, ऐसी बहुत सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इंडस्ट्री में जो आजकल यूज़ की जा रही है। बहुत ज़्यादा इसका लार्ज स्केल पे यूज़ हो रहा है, ये कोई छोटी मोटी सी चीज़ नहीं है। तो ये था बेसिक सा इसका इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इसकी हिस्ट्री देखी थोड़ी सी के कैसे आइडिया आया, फिर इस पर क्या क्या वर्क किया गया, फिर इसकी टाइप्स, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, इसकी एप्लीकेशन। तो आई होप के यू विल अंडरस्टैंड ऑल दी पॉइंट्स विच आई डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो किसी भी आपको चीज़ की समझना, किसी भी टॉपिक किसी भी पॉइंट की समझ आई तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।